नमस्कार दोस्तों, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि आप सब एकदम मस्त और चंगे होंगे। वेलकम बैक टू योर चैनल लीगल भूत और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। बहुत लोगों के मन में 498A को लेकर, मीडिएशन को लेकर, एफआईआर को लेकर, पूरे प्रोसीजर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को एक जगह पर आंसर देने के लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू 498A। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपको इस तरह की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस सीरीज़ में कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करना इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल। तो हम इसके कई सारे पार्ट्स बनाएंगे जिसमें कि सभी क्वेश्चंस को कवर किया जा सके। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सवालों को मैं आसान से आसान भाषा में आप लोगों को देसी बोलचाल की भाषा में जवाब देने की कोशिश करूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो उठाते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि 498A आईपीसी है क्या? किस बला का नाम है 498A? तो इसका जवाब है आईपीसी की धारा 498A, जिसके अंदर कानून में ये प्रावधान दिया गया है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, इसी को ही 498A में कवर किया गया है। अब यहाँ पर जो क्रूरता वर्ड है वो अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। ऐसी जो क्रूरता है, ऐसी जो क्रूएलिटी है, वो मानसिक, शारीरिक, कैसी भी हो सकती है। इसके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि दहेज की लगातार मांग करना भी क्रूरता है। झूठी और द्वेषपूर्ण मुकदमेबाजी अगर की जाती है तो वो भी क्रूएलिटी है। बेकार की गंदी आदतों को थोपना या नशा करके मारना पीटना, ये सब भी क्रूएलिटी में आता है। अडल्ट्री भी क्रूएलिटी में आती है। गैर दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न भी क्रूरता है। अगर किसी लेडी को बेबी गर्ल होता है तो अगर आप वहाँ पे भी उसका हैरेसमेंट करते हैं तो ये भी एक तरह से क्रूएलिटी जो कि 498A में ही कवर्ड होती है। अगर पत्नी को, उस स्त्री को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर किया जाता है तो वो भी क्रूरता है। उस स्त्री को मारना पीटना, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसे चोट पहुंचाना, उसे ताने कसना पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा, ये सभी इस तरह की क्रूएलिटी 498A में कवर्ड है। तो जी कंक्लूजन ये है कि 498A के लिए एक तो देखो शादीशुदा महिला होनी चाहिए, उसके साथ क्रूरता और उसका उत्पीड़न होना चाहिए पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा। इस कानून को बेसिकली लेके आया गया था उन मजबूर महिलाओं के लिए जो कि सही में उत्पीड़न का शिकार हो रही थी, लेकिन आजकल कुछ महिलाओं ने इसको धंधा बना लिया है, पति और उसके रिश्तेदारों को परेशान करने का, अपनी मनमानी करने का। अब कई बार तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि पत्नी जो है वो अडल्ट्री में रह रही है, या फिर वो अपने मन की कुछ भी मर्जी करना चाहती है, या उसे अपनी मर्जी चलानी है, अपनी बुरी आदतों को थोपना है। और अगर उसको ये सब करने में पति या उसके रिश्तेदार रोकी टोकी करते हैं तो अब उसके पास एक लीगल वेपन है जो कि 498A है, और यहाँ पर वो उसका मिसयूज़ करके आप सभी को फंसाती है, परेशान करती है और पैसा लूटना शुरू कर देती है। तो फाइनली कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार पति या पति के रिश्तेदार उसकी पत्नी के साथ अगर क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या 498A को शादी के 7 साल बाद भी किया जा सकता है? तो इसका जवाब हाँ में है। इसको 498A के अंतर्गत आपके ऊपर शादी के कितने समय बाद भी 498A आपके ऊपर चार्ज किया जा सकता है, परंतु CRPC के सेक्शन 468 के अकॉर्डिंग अगर इस तरह के इंसिडेंट 3 साल के अवधि के अंदर तक हैं तो आप उनसे रिलेटेड 498A फाइल कर सकते हैं। अब यहीं पे एक और भी क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कई बार कि अगर मैं अपना धर्म इस्लाम में बदल लूँ तो क्या मैं 498A से बच सकता हूँ? तो इसका जवाब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 498A आपके ऊपर चार्ज किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर वाइफ अडल्ट्री में है और जानबूझकर मुझे और मेरे परिवार को फंसा रही है तो क्या फिर भी मुझ पर 498A लग जाएगा? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि प्राइमा फेसिया उसके लगाए गए आरोपों को कंसिडर करते हुए आपके खिलाफ FIR कंप्लेंट दर्ज की जाकर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन तब तक आप आरोपी रहेंगे जब तक कि दोष साबित ना हो जाए, और दोष साबित होने में बहुत टाइम लगता है, जो कि ट्रायल के बाद ही कंक्लूजन आ सकता है।
उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने दहेज नहीं मांगा है तो क्या तब भी 498A मुझ पर लग सकता है? तो इसका जवाब भी हाँ में है। अब अगला एक और क्वेश्चन है कि मैं आउट ऑफ कंट्री काम करता हूँ, क्या मेरा आना ज़रूरी है और मेरे पेरेंट्स का वहाँ पर क्या होगा? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि 498A एक क्रिमिनल केस है। इनिशियल फेज़ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड करिए इंडिया आने के लिए, क्योंकि अगर मीडिएशन में या फिर किसी दूसरे तरीके से बात करने से, समझाने से चीज़ें सोल्व हो रही हैं, तो मुझे लगता है आपको वहीं से ट्राई करना चाहिए और आपके पेरेंट्स यहाँ पर पूरी तरह से सेफ़ हैं। सन 2013 के बाद से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसमें काफ़ी अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिससे कि आपके पेरेंट्स इसमें पूरी तरह से सेफ़ हैं। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और अन्य भी बहुत सारे अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स आ गए हैं, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यह खुद माना गया है कि इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। पति पत्नी के आपसी विवादों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और पति के सभी रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता को बेवजह इसमें घसीटा जाता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी साइटेशंस जो हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई हैं। इस तरह के लैंडमार्क जजमेंट्स को यूज़ करके आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स डिस्चार्ज और क्वैश जैसी रेमेडीज़ को अपना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या वाइफ डायल 112 डायल कर 498A का मुकदमा दर्ज करवा सकती है? तो इसका जवाब भी हाँ में है। तो जनरली कैसा होता है कि वाइफ सबसे पहले 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाती है, और जैसा कि हम झूठे 498A के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपने आप को फिज़िकली हर्ट करेगी, अपने शरीर को खुद से चोट पहुँचा के वो 112 डायल करेगी और पुलिस को बुलाएगी और पुलिस को वो सारे अपने घाव, जख्म, मारना पीटना बताएगी और कहेगी कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं दिया है, इतने दिनों से मुझे एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है, इसके माता पिता और ये मुझसे दहेज मांगते हैं, इसके सभी रिश्तेदार मुझसे दहेज मांगते हैं, और यहीं पर शुरू हो जाती है झूठे 498A की कहानी। इस तरह की सिचुएशन अगर आपको पहले से अंदाज़ा हो गया है कि इस तरह का कुछ मेरे साथ होने वाला है, तो आप अपने घर में सीसीटीवी कैमराज़ लगवाइए और इस तरह के रिकॉर्डिंग्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ कलेक्ट करने की कोशिश करिए कि अगर इस तरह का कोई मामला फैब्रिकेटेड आपके खिलाफ़ किया जाता है, तो आप उसमें अपनी तरफ से एविडेंस पेश कर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि एमएलसी क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। उदाहरण के लिए अगर आपकी पत्नी द्वारा खुद को हर्ट किया जाता है, अपने हाथ पैर पे कोई जख्म बना लिया जाता है, तो अब पुलिस जैसे ही वो अपनी कंप्लेंट कराएगी, तो उसके बाद से पुलिस उसको ले जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी एमएलसी कराएगी, उसका मेडिकल कराएगी। या फिर अगर किसी दूसरे उदाहरण में आपकी पत्नी ने आपको ऐसे मारा पीटा है, आपके साथ फिज़िकली क्रुएलिटी की है, तो इस तरह के निशान अगर आपकी बॉडी पर भी हैं, तो आपका भी एमएलसी कराया जाएगा। अगर पुलिस ऐसा करने से मना करती है, तो आप उनसे कहिए कि आप मेरा मेडिकल कराइए और मेरी पत्नी का भी मेडिकल कराइए। इस बारे में डिटेल में समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि कंप्लेंट लेटर क्या होता है। तो कंप्लेंट लेटर एक शिकायती पत्र है जो कि आपकी पत्नी पुलिस अधिकारी को देती है, जिसमें कि वो सारा आरोप आपके खिलाफ़ लिखती है कि मेरे साथ मारपीट किया, मुझे मेरे साथ क्रुएलिटी की, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का अगर कोई आरोप पत्र, शिकायत पत्र आपकी पत्नी द्वारा आपके खिलाफ़, आपके रिश्तेदारों के खिलाफ़ दिया जाता है, तो उसको शिकायत पत्र कहते हैं। अब उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर एक कंप्लेंट लेटर या तो लिखित में आपकी पत्नी द्वारा एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब को दिया जाता है, या फिर जन सुनवाई पर डाला जाता है, या फिर डायल 112 पर पुलिस को बुलाकर ऐसा शिकायत पत्र दिया जाता है, या अन्य किसी माध्यम से वुमेन सेल में भी इस तरह की शिकायत पत्र आपके खिलाफ़ दिया जाता है, तो अब आपको क्या करना है, वहाँ क्या होता है। तो इस तरह के वैवाहिक विवादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लैंडमार्क जजमेंट्स दिए गए हैं, जो कि अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। इनके अकॉर्डिंग जो इनमें गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर इस तरह का कोई मामला आता है, तो सबसे पहले इस तरह के मामले में समझौता कराए जाने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। ऐसे इंस्ट्रक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। उसके लिए अलग अलग स्टेट्स में मीडिएशन सेंटर्स खोले गए हैं, परिवार परामर्श केंद्र खोले गए हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट अगर कोई दी जाती है, तो यह मामला अमूमन मीडिएशन सेंटर या फिर
परिवार परामर्श केंद्र को भेज दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह के शिकायत पत्र जैसे ही पत्नी द्वारा दिया जाता है तो पुलिस स्टेशन द्वारा डायरेक्ट उस शिकायत पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि कंप्लेंट फाइल होने के बाद क्या होता है। तो मेरे भाइयों, अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ की जाती है तो अब सबसे पहले इस तरह की जो कंप्लेंट है वो हम दो तरह से इसको समझते हैं कि सबसे पहला तो इस तरह की कंप्लेंट मीडिएशन सेंटर या परिवार परामर्श केंद्र में भेज दी गई है। तो इस केस में सबसे पहले क्या होगा कि मीडिएशन सेंटर से आपको कॉल आएगा, परिवार परामर्श केंद्र से। अब वहाँ से जो अधिकारी हैं वो आपसे कहेंगे कि आपके खिलाफ इस तरह का एक शिकायत पत्र हमें प्राप्त हुआ है आपकी पत्नी के द्वारा और इसमें आपकी मीडिएशन की डेट रखी गई है और आपको आकर मीडिएशन को ज्वाइन करना है। तो इस तरह का जो मीडिएशन है वो महिला थाने में या पुलिस स्टेशन में या फिर परिवार परामर्श केंद्र या फिर किसी मीडिएशन सेंटर में कराया जा सकता है। दूसरे केस में हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह का कोई कंप्लेन लेटर दिया जाता है पुलिस स्टेशन में तो पुलिस डायरेक्ट ही एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब यहाँ पर वो आपको मीडिएशन के लिए नहीं बुलाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लेंट लेटर वहाँ पर जाने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी मीडिएशन कराई जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह का शिकायत पत्र आपकी पत्नी के द्वारा पुलिस स्टेशन में ना दिया जाकर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष एक परिवाद के रूप में दायर कर दिया जाता है, जिसमें कि वो अपने सेक्शन सीआरपीसी 200-202 के बयान कराएंगी और उसके बाद से मजिस्ट्रेट साहब आपको अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पर बुला सकते हैं। तो इस तरह के केसेस में भी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा भी इस तरह के परिवाद को रजिस्टर करने के बाद आपको मीडिएशन सेंटर में बुलाया जा सकता है, जो कि मीडिएशन सेंटर जो कि कोर्ट में होगा वहीं पर ही आपकी मीडिएशन कराई जाएगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मीडिएशन सेंटर परिवार परामर्श केंद्र में क्या होता है। तो वहाँ पर भी जनरली वही होता है जो अभी तक आपके साथ होता हुआ आया है जब से विवाद शुरू होते हैं कि आपकी तरफ से कुछ रिश्तेदार, उनकी तरफ से कुछ रिश्तेदार, कोई मीडिएटर बैठता है और मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से मीडिएशन सेंटर में भी यही किया जाता है। तो अगर इस तरह का कंप्लेन लेटर मीडिएशन सेंटर को मिलता है, परिवार परामर्श केंद्र को मिलता है, तो वो एक नियत तारीख को दोनों पक्षों को बुलाते हैं और एक मीडिएटर जो है वो अपॉइंट होता है। अब वहाँ पर वो निष्पक्ष दोनों पक्षों को सुनता है। तो वहीं पर जो आपकी श्रीमती हैं वो कहेंगी कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझसे दहेज मांगा गया, मेरे साथ क्रुएलिटी की गई, मुझे हफ्तों हफ्तों भूखा रखा गया। अब अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप कह सकते हैं नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया है और ये सब झूठ है। अब यहीं पर आपको समझना होगा कि मामला आपका है और आपसे ज़्यादा इस पूरे घटनाक्रम को कोई भी नहीं जानता है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ये समझ जाने में बहुत ही चतुर होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी पत्नी हमसे चाहती क्या है? क्या वो अपनी कोई शर्त मनवाना चाहती है? क्या वो अपनी मनमानी चलाना चाहती है? क्या वो आपको दबाकर झुकाकर रखना चाहती है? क्या उसे पैसे चाहिए? या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो आपसे डिवोर्स चाहती है लेकिन डिवोर्स के साथ साथ आपसे पैसे भी लूटना चाहती है, या फिर अन्य कोई वजह है? तो सबसे पहले आपको इस तरह की वजह को समझना होगा, क्योंकि कई बार कई केसेस में ये ऐसा भी होता है कि मुझे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, ये मुझे अकेले लेके रहें तो मैं इनके साथ रहने को तैयार हूँ। और कई बार तो बहुत अटपटी डिमांड्स श्रीमती पत्नी द्वारा रखी जाती हैं। एक बहुचर्चित मामला था गाज़ियाबाद का, जिसमें कि मैडम कह रही थी कि मैं अपने पति से तलाक चाहती हूँ क्योंकि ये शराब नहीं पीता। आपको जान के हैरानी होगी, तो इस तरह की डिमांड्स भी रखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि अगर इस तरह की अनुचित डिमांड्स आपसे पूरा कराने के लिए आपकी श्रीमती जो हैं वो इस तरह के घिनौने आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, लगा सकती हैं, तो अब आपको यहाँ पर निडर होकर बोल देना चाहिए कि ये सारे आरोप झूठे हैं और ये यहाँ पर ये सारे झूठे आरोप मुझ पर इस वजह से लगा रही हैं। आप निसंकोच मीडिएटर को ये सब बताइए और अपनी ये इस तरह की अनुचित डिमांड को पूरा करवाना चाहती हैं। अब वहीं पर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मीडिएटर द्वारा पूछे जा सकते हैं कि क्या आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं? तो आप कहिए कि हाँ, मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ पर ये लिख के देती है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और मैंने ये अपनी अनुचित मांगों को पूरा कराने के लिए ये सारे झूठे आरोप लगाए हैं, तो मैं इसके साथ रहने का सोच सकता हूँ। और अगर ये ऐसा नहीं करती है तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये अपने आरोपों को साबित करे, क्योंकि मैं अपने ऊपर इस तरह के झूठे घिनौने आरोप लगे रहने के बाद भी इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। और जो मुझे आज इस तरह के झूठे आरोपों में फंसा सकती है, झूठे केसों में फंसा सकती है, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे पिताजी पर झूठे छेड़छाड़ या बलात्कार जैसे आरोप लगा सकती है, तो
ऐसी स्त्री के साथ रहना मैं नहीं चाहूँगा। आप निडर होकर बोल दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये मेरी अपनी सोच है। आपके मामले अलग हो सकते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस घटनाएँ अलग हो सकती हैं, तो आप अपने विवेक से यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। डू आई हैव टू अटेंड ऑल द डेट्स इन मीडिएशन सेंटर विद माई रिलेटिव्स? तो इसका जवाब हाँ में है, लेकिन आपको अपने रिलेटिव्स को वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि मीडिएशन में समझौता कैसे और किन शर्तों पर करें? तो इसका जवाब तो वैसे मैं पहले ही दे चुका हूँ। सबकी घटनाएँ, सबके सर्कमस्टांसेस अलग-अलग होते हैं, तो वहाँ पर घटना के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना होता है। लेकिन अगर इस तरह के झूठे, घिनौने आरोप आपके ऊपर आपकी श्रीमती द्वारा लगाए गए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग अब यहाँ से उसको वापस लाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जो एक बार अपनी डिमांड्स को पूरा कराने के लिए इस हद तक गिर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। और इस बार आप उसकी एक डिमांड मान लोगे, अगली बार वो अपनी दूसरी डिमांड पूरा कराने के लिए पता नहीं क्या करेगी, और इस बार जो वो करेगी, वो पहले से ज़्यादा अच्छा प्लान्ड वे में करेगी। और इस बार तो हो सकता है आपके पास कुछ एविडेंसेस हों भी, जिससे कि आप अपना बेगुनाही साबित कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेगी और आपको वो इससे भी ज़्यादा परेशान कर सकती है। ऐसा मैं सभी केसेस में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी निजी सोच है। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगर विपक्षी आपके साथ मारपीट करे या आपको झूठे केस में फंसाने का प्लान करे जब आप मीडिएशन अटेंड करने जाते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करें? देखिए, जब आप मीडिएशन सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ के एसएसपी, कमिश्नर साहब, जो भी उच्च पुलिस अधिकारी हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन लेटर सेंड करिए। उनसे दरख्वास्त आप इसमें करिए कि आपके इस तरह के मामले चल रहे हैं और आपकी मीडिएशन उस नियत दिनांक को होनी है, और आपके साथ मारपीट या हमले जैसी कोई भी घटना कारित की जा सकती है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप पहले से ही पुलिस को दे सकते हैं। इस तरह की मारपीट और हमले को अवॉइड करने के लिए आपको ये करना चाहिए कि आप उनके जाने से पहले पुलिस स्टेशन या मीडिएशन सेंटर चले जाएँ और उनके निकलने के बाद ही वहाँ से निकलें। कुछ समय रुकें वहाँ और उसके बाद ही निकलें। अपने फ़ोन को एज़ ए कैमरा डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अगर इस तरह की कोई घटना आपके साथ कारित की जाती है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके घर से मीडिएशन सेंटर जाने तक के लिए आप कोशिश करिए कि जगह-जगह पर आप अपने इस तरह के कुछ एविडेंसेस क्रिएट कर सकें कि जैसे कि आप अपने मेट्रो कार्ड से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप मेट्रो के किसी स्टेशन पर किसी शॉप से कुछ खरीद कर उसको पेटीएम या फिर ऑनलाइन क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप कल को अगर इस तरह की कोई घटना आपके खिलाफ बनाई जाती है तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि एट दैट टाइम आई वाज़ एट द मेट्रो स्टेशन, और आप इस तरह की पेमेंट रिसीट वहाँ पर एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि मीडिएशन फेल होने पर क्या होगा? तो मीडिएशन अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है, सबसे पहले इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप दोनों के बीच में एक एफिडेविट पर ये सारी समझौते वाली शर्तें माननीय मीडिएटर द्वारा सब लिख दी जाएंगी कि अब ये दोनों पक्ष जो हैं, इनके बीच में मनमुटाव को ख़त्म कर दिया गया है और ये निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एक दूसरे के साथ रहने के लिए राज़ी हो गए हैं, और इस तरह की कंप्लेंट को अब आगे नहीं चलाया जाता है। तो आप यहाँ पर अपने बुद्धि और विवेक को अच्छे से यूज़ करके डिसीजन बनाएं और इस तरह की समझौता पत्र में अपने सभी शर्तों और सभी मतभेदों को नोट करवा दें, और इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी आप ले लें, जो कि आपको आरटीआई के माध्यम से मिल सकती है। अब वहीं पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अगर मीडिएशन फेल हो जाए तो क्या करना है? तो अगर इस तरह के मीडिएशन फेल हो जाते हैं जहाँ पर दोनों ही पक्षों में आपसी मतभेद बना रहता है और आप उनके द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के समक्ष नहीं झुकते हैं, तो वहाँ पर मीडिएशन फेल हो जाती है। अब जैसे ही मीडिएशन फेल होती है, तो कई बार आपके द्वारा कुछ एविडेंसेस मीडिएशन सेंटर में मीडिएटर को देने के बाद, या फिर अगर मीडिएटर को सभी पूरा अवलोकन करने के बाद ऐसा पता चलता है कि ये सारे लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो मीडिएटर उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में अपनी रिपोर्ट लगा के उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं और वहाँ पर इस तरह की कंप्लेंट को खारिज कर दिया जाता है। या फिर दूसरे केस में उच्च अधिकारी पत्रावली के अवलोकन के बाद अगर ऐसा पाते हैं कि इस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस तरह के केस में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ऐसी एफआईआर सीआरपीसी के सेक्शन 154 में आपके अगेंस्ट दर्ज की जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आपकी जो श्रीमती हैं वो माननीय मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 156/3 सीआरपीसी में एक
प्रार्थना पत्र दे सकती हैं, जिससे कि मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो इस तरह की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी क्वेश्चन आंसर की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही बनाएंगे और उसमें आगे सभी एफआईआर, चार्जशीट, क्वैशिंग, डिस्चार्ज, ट्रायल से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उनका उत्तर दे पाएँ। वहीं पर मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए, जिससे ही जैसे ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा तो सबसे पहले आप उसे देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।